साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में सांबर के चौहानों के इतिहास पढ़ रहे थे और पिछली हमने 3-4 कक्षाओं में हमने जो सांबर के चौहान वंश के शासक हैं उन शासकों में हमने अजयराज तक जितने भी शासक हैं उन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। अब अजयराज के उपरांत जो आने वाले शासक हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था आपके आनाजी। और इन्हीं आनाजी को आप अरुणोराज के नाम से भी जानते हैं और आज की कक्षा में हम इन्हीं एक महान शासक के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में पढ़ते हैं और पृथ्वीराज प्रथम के बाद में जो उनके पुत्र आए थे जिनको हम अजयराज जी के नाम से जानते हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ लेते हैं। लेकिन अजयराज के बाद में हम क्या करते हैं, किसी गाइड की ओर जाते हैं तो हमें उनके बाद में जो अगले शासक को जो हम विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं वो है बिशलदेव। और बिशलदेव के बाद में जो हमें अंतिम शासक दिखाई देते हैं वो दिखाई देता है आपके पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन इस पूरी घटना में हम इन पृथ्वीराज और बिशलदेव से पूर्व भी और अजयराज जी के बाद में भी एक शासक हुए हैं जिनके बारे में खूब सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और उनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में गाइड में बहुत कम लिखा हुआ है। तो जो आप हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तकों की ओर जाएंगे, अच्छे लेखकों की पुस्तकों की ओर जाएंगे तो वहां पर आपको आनाजी की जो आपके सांस्कृतिक उपलब्धियां है, उनकी स्थापत्य क्षेत्र की उपलब्धियां है या उनकी सैनिक उपलब्धियां है, उनके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो इस कक्षा में हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि आनाजी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर पाए। अगर आनाजी के बारे में देखेंगे तो हम इन्हें अरुणराज के नाम से भी जानते हैं और इस बात से आप सब परिचित हैं कि ये अजयराज जी के पुत्र थे। पृथ्वीराज प्रथम थे और पृथ्वीराज प्रथम के बाद में जो शासक बने थे वो अजयराज जी थे और अजयराज जी के बाद उनके पुत्र शासक बने थे आपके आनाजी। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अजयराज जी ने बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया और पुष्कर में उन्होंने सन्यासी की व्यवस्था में आपके जीवन गुजारा और अपने पुत्र आनाजी को अजमेर के शासक बना दिया। आनाजी ने भी अपने पूर्वजों की भांति कई सारी उपाधियां ग्रहण की है। कोई आपके शासक तभी उपाधियां ग्रहण करता है विद्यार्थियों जब उसकी कुछ उपलब्धियां हो, चाहे वे उपलब्धियां उसकी सैनिक उपलब्धियां हो चाहे फिर वो सांस्कृतिक उपलब्धियां हो। जब वो किसी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उन उपलब्धियों के अनुसार ही अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही उपाधियों को भी ग्रहण करता है। जैसे इन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर श्रीमान की उपाधि ली। अब ये उपाधि आप इनसे पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम बात कर रहे थे आपके विग्रहराज सेकंड की तो हमने कहा था कि ये उपाधि उन्होंने भी ली है। फिर हमने बात की थी आपके पृथ्वीराज प्रथम की तो उन्होंने भी आपके परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि ली है। तो इस प्रकार से तीसरे शासक हो गए जिन्होंने ये उपाधि ग्रहण की है। इसके बाद में आपके एक इतिहासकार है हेमचंद्र और हेमचंद्र का ग्रंथ है द्वाश्रय महाकाव्य। इस द्वाश्रय महाकाव्य में आनाजी के लिए उद्दिचराट शब्द भी इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है उत्तर देश का स्वामी। अब देखिए विद्यार्थियों, जो पहली उपाधि है परम भट्टारक महाराज परमेश्वर श्रीमान, इससे एक बात पता लगती है कि जो इनका साम्राज्य क्षेत्र है वो काफी विस्तृत रहा होगा, तभी उन्होंने इस प्रकार से बड़ी उपाधि ली है। और उत्तर देश का स्वामी उद्दिचराट ये उपाधि इस ओर संकेत करती है कि आनाजी ने कहीं ना कहीं जो आपके उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है उसके अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधीन रखा है, तब जाकर उन्होंने उत्तर देश का स्वामी की उपाधि ग्रहण की है, जिसकी जानकारी हमें हेमचंद्र के ग्रंथ द्वाश्रय महाकाव्य से मिलती है। इस स्लाइड में देखिए विद्यार्थियों, आपको खूब सारे आनाजी के जो विजय अभियान है उनके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे उन्होंने आधुनिक उत्तर प्रदेश का स्थान है कन्नौज, प्राचीन काल में कुश क्षेत्र के नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश में स्थान है बुलंदशहर जो प्राचीन काल में वारण के नाम से जाना गया। मालवा क्षेत्र, गुजरात में स्थापित चालुक्य वंश के शासक, हरियाणा के शासकों और जो विदेशी तुर्क या तुर्क आक्रमण है उनका भी सामना किया है। तो आप देख पा रहे हैं जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वहां के अधिकांश क्षेत्र उन्होंने अपने विजय अभियान किए हैं और अधिकांश शासकों को उन्होंने परास्त ही किया है। तो इस स्लाइड में हमने एक साथ में ही उनके विजय अभियानों को मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन विद्यार्थियों, हमें केवल रटकर नहीं जाना है कि उन्होंने मालवा के शासकों को परास्त किया है, वारण क्षेत्र को जीता है, कुछ क्षेत्र को जीता है, चालुक्यों को परास्त किया है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है, कौन से वह ग्रंथ हैं, कौन से वह ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे पता लगता है कि आनाजी ने इन इन क्षेत्रों पर विजय अभियान किए होंगे या इनमें से अधिकांश शासकों को उन्होंने परास्त किया होगा। हमें यह भी पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तभी हम आनाजी के बारे में सारी बातें डिटेल से जान पाएंगे। तो इस स्लाइड में हमने ये देख लिया है कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर आपके आक्रमण किया है। अब इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो यहां देखिए विद्यार्थी बिजोली अभिलेख। हम इस बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जो आपके सोमेश्वर चौहान थे उनके समय अभिलेख था आपके बिजोली अभिलेख और इस बिजोली अभिलेख में चौहान वंश के विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी मिलती है
और इस बिजोली अभिलेख में कहा गया है कि अर्णोराज ने अपने राज्य शक्ति के बल पर कुश क्षेत्र और वारण क्षेत्र का तिरस्कार किया और इस पुण्य आत्मा ने नरवर्मन को पराजित किया। किसी भी अभिलेख के अंदर अपने शासकों का जो उपलब्धि होती है उसको काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर बिजोली लेख के अंदर देखिए 3 क्षेत्रों के नाम आए हुए हैं। एक कुश क्षेत्र का नाम आया हुआ है, एक आपके वारण क्षेत्र का नाम आया हुआ है और फिर एक नरवर्मन शासक का नाम आया हुआ। अब ऐसी बात आपको गाइड में नजर नहीं आती है। बिजोली अभिलेख के बाद में अगर हम अगले स्रोत की ओर जाएंगे तो हमें अगला स्रोत नजर आएगा चाहमान परिस्थिति। और अब देखिए साथियों, प्रशस्ति क्या होती है? आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि जो हमें शायद जितने भी शासक है उनके बारे में जानकारी देने के पीछे एक प्रमुख जो स्रोत हमें नजर आता है वो है शिलालेख, जिनको हम पुरातात्विक स्रोतों में रखते हैं। अब कोई ऐसा शिलालेख जिसमें किसी राजा की प्रशंसा की गई हो, जिसमें किसी राजा की आपके प्रशंसा की गई हो, तो उस प्रशंसा किए हुए लेख को ही हम क्या बोलते हैं? आपके प्रशस्ति। हम सब जानते हैं इस बात को कि विभिन्न अभिलेखों में, विभिन्न शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में, मुद्रा लेखों में, गुफाओं पर जो अंकित लेख होते हैं उनमें अक्सर उस समय के शासकों की प्रशंसा के रूप में उनकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। तो जब किसी अभिलेख में प्रशंसा के रूप में किसी शासकों की उपलब्धि का वर्णन होता है तो वही लेख आपके प्रशस्ति कहलाता है। अब ऐसे ही आपके प्रशस्ति है चाहमान प्रशस्ति, और इस चाहमान प्रशस्ति में भी हमें अजय राज्य की 4 उपलब्धियों का उल्लेख मिल जाता है। और इसमें पहली उपलब्धि देखिए उन्होंने लिखी है कि अजमेर के निकट जो तुरुस्क अर्थात तुर्क है उनको पराजित किया। और दूसरी इसमें लिखा हुआ है कि मालवा नरेश नरवर्मन को हराया। फिर लिखा हुआ कि चौहान सेना को सिंधु सरस्वती नदी तक लेकर चले गए। और अंत में लिखा हुआ हरियाणा क्षेत्र पर सैनिक अभियान किए। अब अगर हम इस स्लाइड को मानचित्र वाले स्लाइड से हम कंपेयर करें तो फिर हमें एक बात नजर आएगी। देखिए कि जो चाहमान प्रशस्ति है वो ये कहती है कि तुर्क आक्रमणों को सामना करने का श्रेय अजमेर में अनाजी को दिया गया है। इसी प्रकार हरियाणा का क्षेत्र और सिंधु सतलज वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर आपके विजय अभियान करने का श्रेय भी किसको दिया गया? आपके अनाजी को दिया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ मालवा नरेश नरवर्मन को परास्त किया। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये मालवा नरेश नरवर्मन को परास्त करने का श्रेय भी आपके अनाजी को दिया जाता है। तो जो मालवा नरेश नरवर्मन को परास्त करने का जो आपके उल्लेख है वो आपको बिजोली अभिलेख में मिल जाता है और इसके अलावा आपके चाहमान प्रशस्ति में मिल जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली स्लाइड में हमने इनके सारे अभियान लिए हैं और जो अगली स्लाइड में हमने देख लिया कि इन विजय अभियानों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो कुछ जानकारी हमें बिजोली अभिलेख से मिलती है और कुछ जानकारी हमें चाहमान प्रशस्ति से मिलती है। अब मान लीजिए परीक्षा में सवाल ऐसा आ गया कि चाहमान प्रशस्ति में आपके अन्ना जी की किन किन उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, तो ये आपको 4 कथन याद रखने हैं। इनसे इतर कोई कथन आएगा तो वो आपके गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अब आपके आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड आपसे पूछ रही है। अब देखिए विद्यार्थियों, तुर्कों से इनका संघर्ष किस प्रकार हुआ। सबसे पहले इनके संघर्ष के बारे में जानकारी हमें कहां से मिल जाती है? तो चाहमान प्रशस्ति से हमें इनकी जानकारी मिल जाती है। और इसी प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि तुर्क इनसे अजमेर में परास्त हुए। तुरुस्क, आप देखिए विद्यार्थियों, एक नाम आता है आपके तुरुस्क, और फिर तुरुस्क जो शब्द है वो तुर्कों के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमणकार थे तुर्की, जो तुर्क क्षेत्र के निवासी थे, और ये अक्सर भारत पर आपके आक्रमण करते थे संसाधनों को लूटने के लिए। इन्हीं तुर्कों के लिए तुरुस्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये तुर्क है, अजमेर पराजित हुए हैं और कहते हैं कि इनके नर कंकालों से पूरा अजमेर की जमीन है वो आच्छादित हो गई और इनके जो खून से इन पूरी धरती आपके सन गई। तो इस धरती को वापस साफ करने के लिए, इसको पवित्र करने के लिए आना जी ने क्या किया? चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो ये भी आप इस बात से जानकारी मिल गई कि आना सागर झील का निर्माण क्यों करवाया गया, किस नदी के जल से करवाया गया और किसने करवाया गया। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वारण क्षेत्र के 1.5 राजपूत वंश के शासकों को परास्त किया। तो हम ये देखिए स्लाइड में देखिए विद्यार्थियों, आपको आसानी समझ में आ जाए कि वारण क्षेत्र यानी बुलंद क्षेत्र, और वहां पर 1.5 परमार वंश के शासकों का अधिकार था और उनको परास्त करने का श्रेय भी आपके अन्ना जी को दिया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपके अजय राज्य की, माफ कीजिए, अनोर राज्य की आपकी सैनिक उपलब्धि हमने जानकारी प्राप्त की है। अब जो अगला जो इनका संघर्ष है वो है चालुक्य संघर्ष। हमने चौहान वंश के कई शासकों के बारे में पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा था एक आपके विग्रराज सेकंड, और हमने कहा था कि विग्रराज सेकंड का जो आपके संघर्ष हुआ था चालुक्य वंश के शासक मूलराज से। इसके बाद में हमने पढ़ा था दुर्लभ राज थर्ड, चौहान शासक दुर्लभ राज थर्ड का भी आपके चालुक्य वंश शासक कर्ण से संघर्ष हुआ। फिर आपके शासक आए थे विग्रराज थर्ड, और इन्होंने भी कर्ण से आपके संघर्ष किया था। जब आपके पृथ्वीराज प्रथम थे चौहानों के शासक, हमने पढ़ा था उन्होंने 700 चालुक्यों की हत्या करवा दी थी क्योंकि उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया था। तो इन सारी घटनाओं से हमें एक बात पता लग रही है कि प्राचीन काल से ही जो आपके चौहान हैं और जो आपके चालुक्य हैं इनके बीच में संघर्ष चल रहा है।
और सांबर के चौहानों का जो सबसे लंबा संघर्ष चला है वो आपके चालुक्यों से चला है। और ये प्रश्न आपके किसी आरपीसी किसी एग्जाम पूछा भी गया था। अब ये चालुक्य वंश कहाँ है? तो जो ये आप मानचित्र में देखेंगे, गुजरात वाला एरिया है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उनका सेजातीय वंश चालुक्य आपके शासन करता था, जिनको अपन सोलंकी के नाम से भी जानते हैं। और जो ये वाला भाग है, मध्यवर्ती वाले भाग, ये वाला भाग आपके सांबर के चौहानों का अधीन था। जब आपके चौहानों के शासक अन्नाजी अरुणराज थे, उस समय आपके चालुक्यों के दो शासक हुए, एक तो जय सिंह सिद्धराज और उनके बाद में शासक बने आपके कुमारपाल। और अन्नाजी का संघर्ष जय सिंह सिद्धराज से भी हुआ है और कुमारपाल से भी हुआ है। अब ये संघर्ष के पीछे अगर हम कारणों की ओर जाएंगे कि आखिर ये संघर्ष क्यों हुए, तो पहला कारण तो ये हो गया कि इनकी परंपरागत शत्रुता। प्राचीन काल के सही आपके चौहान वंश के शासकों और चालुक्य वंश के शासकों के बीच संघर्ष हो रहा है, वो परंपरागत शत्रुता निरंतर आपके आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा प्रमुख कारण था दोनों की साम्राज्यवादी नीतियां। क्योंकि शासक हैं और शासक हमेशा चाहता है कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार करे। जब विस्तार करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक शासक का दूसरे शासक से संघर्ष होना तय है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट जो क्षेत्र था उसको प्राचीन काल में बोलते थे अवंती का क्षेत्र। और इस अवंती के क्षेत्र पर चालुक्य वंश के शासक भी अधिकार करना चाहते थे और सांबर के चौहान वंश के शासक भी अधिकार करना चाहते थे। तो अवंती क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए भी दोनों के बीच में शत्रुता आपके उत्पन्न हुई है। और इसी शत्रुता में हम देखते हैं कि चालुक्य वंश शासक जय सिंह सिद्धराज और अन्नाजी के बीच में संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में आपके अन्नाजी की विजय होती है और अंत में जाकर जय सिंह सिद्धराज ने अन्नाजी से एक समझौता किया। और इस समझौते के तहत जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अरुणराज अर्थात अन्नाजी से कर दिया। और इस प्रकार से जो जय सिंह सिद्धराज है और जो आपके अन्नाजी है उनके बीच में होने वाले संघर्ष को एक प्रकार से विराम मिल गया। लेकिन विद्यार्थियों, यह संघर्ष यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। जय सिंह सिद्धराज के बाद आने वाले शासकों के साथ भी अन्नाजी का संघर्ष रहा है। और जो जय सिंह सिद्धराज के बाद जो आने वाले चालुक्य शासक थे उनका नाम था कुमारपाल, और इनसे भी आपके अन्नाजी का संघर्ष हुआ है। अब ये संघर्ष क्यों हुआ, इसके पीछे भी कुछ कारण है। हेमचंद्र जी का जो ग्रंथ है द्वाश्रय महाकाव्य, जिसमें अन्नाजी को उत्तरी क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, इसी पुस्तक में कहा गया है कि अन्नाजी कुछ राजाओं के साथ मिलकर गुजरात पर हमला कर देते हैं। और गुजरात के उसमें शासक कौन थे? कुमारपाल। जब एक शासक के क्षेत्र पर दूसरा शासक हमला करता है तो जाहिर सी बात है फिर दोनों के बीच में युद्ध होना तय है। दूसरा जो कारण बताया जाता है वो मेरुतुंग का ग्रंथ आपके प्रबंध चिंतामणि में बताया गया है कि चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की मृत्यु के उपरांत चालुक्य के अंदर दो व्यक्ति ऐसे थे जो शासक बनना चाहते थे। एक तो थे आपके कुमारपाल और दूसरे थे जय सिंह सिद्धराज के एक दत्तक पुत्र गोद लिए पुत्र चाहड़। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और जो अन्नाजी है उन्होंने चाहड़ का पक्ष लिया था। हालांकि इस उत्तराधिकारी संघर्ष में चाहड़ पराजित हो गए और कुमारपाल शासक बने थे। तो जाहिर सी बात है जब कुमारपाल को पता लगा कि अन्नाजी ने उनके विरोधी का समर्थन किया है तो अब कुमारपाल और अन्नाजी के बीच में संघर्ष होना आपके तय है। तो जो ये आपके द्वाश्रय महाकाव्य है और प्रबंध चिंतामणि है, इन दोनों ग्रंथों से हमें कुमारपाल और अन्नाजी के बीच में संघर्ष की जानकारी मिलती है। अब विद्यार्थियों, आपके जब आप गाइडें पढ़ते हो तो गाइडों में आप क्या करते हो, ये पढ़ तो लेते हो कि आपके कुमारपाल और अन्नाजी के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन कभी आपको ये पता नहीं चल पाता कि वो संघर्ष क्यों हुआ। आपको ये भी पता नहीं चल पाता कि उन संघर्षों का उल्लेख किस ग्रंथ में। तो यहाँ पर हमने ग्रंथों के नाम भी बताने का प्रयास आपको किया है। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या निकला, तो देखिए विद्यार्थियों, इसके बीच में एक और देखिए विद्यार्थियों, आपके संघर्ष का एक और कारण बताया गया है। जो जय सिंह सूरी है और प्रबंध कोश ग्रंथ है उसमें एक और रोचक घटना बताई गई है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस घटना को स्वीकार नहीं करते हैं। इन दोनों ने यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो अन्नाजी थे और जो कुमारपाल की एक बहन थी देवल देवी, इन दोनों का विवाह हो चुका था। अभी हमने एक नाम पढ़ा था पहले, कांचन देवी। वो कांचन देवी जय सिंह सिद्धराज की पुत्र थी, यहाँ पर नाम आया देवल देवी। और ऐसा माना गया कि देवल देवी कुमारपाल की बहन है, उनका विवाह अन्नाजी से हो गया। और कहते हैं कि ये दोनों जब आपके संतरज खेल रहे थे, अन्नाजी और देवल देवी, तो दोनों ने एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर दिया। और ये मजाक बढ़ते बढ़ते दोनों के वंश की ओर चली गई और एक दूसरे ने दोनों के वंश को नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसी बात से नाराज होकर देवल देवी कहां चली गई? कुमारपाल के पास चली गई। और कुमारपाल ने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर अन्नाजी पर हमला कर दिया। ये सारी सारी जो घटना है, ये घटना जय सिंह सूरी ने और प्रबंध कोश जो ग्रंथ है उससे पता चलती है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस आपकी घटना को स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि हमें इतिहास में कहीं भी जानकारी नहीं मिलती कि देवल देव की कोई ऐसी बहन है कुमारपाल की जिसका विवाह आपका अन्नाजी से हुआ। ऐसी किसी भी घटना की हमें जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी हमें ध्यान रखना है
कि जैसे आपके कुमारपाल और अन्नाजी के बीच संघर्ष के आपके जो 3 ग्रंथ अलग अलग कारण बताते हैं। द्वाश्रय महाकाव्य में तो धावा बोलने वाली घटना बताते हैं। मेरुतंग ने अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में वो उत्तराधिकार संघर्ष को कारण बताते हैं। और जय सिंह सूरी और प्रबंध कोश जो ग्रंथ है उसमें ये आपके आपसी मनमुटाव वाली घटना बताई जाती है। और इन्हीं घटनाओं की वजह से आपके अन्नाजी और कुमारपाल का भी संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि अन्नाजी इस युद्ध में आपके परास्त हो गए। तो एक प्रकार से जय सिंह सिद्धराज की पराजय का बदला आपके कुमारपाल ने लिया। और इस आपके पराजय का अंत ये हुआ कि बाद में अन्नाजी ने समझौते के स्वरूप अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से किया और पाली का क्षेत्र, जालोर का क्षेत्र और नाडोल का क्षेत्र कुमारपाल को दहेज में दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो पाली वाला एरिया है, जालोर का एरिया है, नाडोल का एरिया है, वो अब सांबर के चौहान के हाथ से निकल चुका है। उस पर अब किसका अधिकार हो गया? आपके चालुक्यों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं विद्यार्थियों, वो हमें अन्नाजी और आपके जो कुमारपाल है उनके मध्य देखने को मिलती है। अब विद्यार्थियों जो सारी बातें हमने पढ़ी उनके सैनिक अभियान के बारे में, ये इतनी सारी बातें हमें किसी पुस्तक, माफ कीजिए, किसी गाइड में नजर नहीं आती है। और अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं और हम अन्नाजी को या अनुराज को बहुत ही सीमित स्तर पर पढ़ते हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी आपने खूब सारी बातें आप देख ली। और अब आप इस स्लाइड को देखिए, आपने सारे के सारे जो विजय अभियान है उनको अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ क्षेत्र को, वारण क्षेत्र को, मालवा क्षेत्र को, चालुक्य शासक, हरियाणा और तुर्कों से आक्रमण। तो इस प्रकार से आपको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसानी से याद भी रह जाएगी। आगे अगर हम बात करेंगे इनके बारे में तो ये एक निर्माता के रूप में भी जाने गए हैं। ये एक सैनिक अभियान के रूप अलावा भी इन्होंने कई ऐसे आपके स्थापत्य कला में योगदान दिया है। सबसे पहला इनका योगदान अगर बात करेंगे तो ऐसा माना गया कि पुष्कर का जो वराह मंदिर है, उस वराह मंदिर का निर्माण अन्नाजी ने करवाया। और इसी के साथ जो अन्नासागर झील, जिसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तुर्कों के आक्रमण के बाद में भूमि को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए उन्होंने चंद्रन नदी के जल को रोककर अन्नासागर झील बनाया। तो अन्नासागर झील बनाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? आपके अन्नाजी को दिया जाता है। तो एक निर्माता के रूप में भी आपके विख्यात रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि आप राजस्थान जी के पढ़ते हो तो यहाँ पर मैं 2 बातें और ऐड करना चाहता हूं कि जो ये पुष्कर के जो वराह मंदिर है और जो आपके वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ है, जब मुगल काल के एक शासक आए थे जिनका नाम था आपके जहांगीर, उन्हीं के काल में जो पुष्कर के वराह मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन आपके मूर्तियों को आपके पुष्कर झील में फिकवाने का काम जहांगीर के काल में हुआ था। तो जो मंदिर आपके अन्नाजी के समय बना है, उन्हीं की मूर्ति को फिकवाने का कार्य जहांगीर के काल में किया गया था। और इसी जहांगीर ने, हम जानते हैं कि जो अन्नासागर झील है, उस अन्नासागर झील के किनारे एक बाग बनवाया था जिसको हम बोलते हैं दौलत बाग। और यही दौलत बाग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपके सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और आप इस बात से परिचित होंगे कि जो ये सुभाष उद्यान है, जो ये दौलत बाग है, इस दौलत बाग के अंदर ही जहांगीर की एक पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां। और उस नूरजहां की जो माता थी उसका नाम था आपके अस्मत बेगम। और इस अस्मत बेगम ने आपके जो गुलाब से जो इत्र बनाने की प्रक्रिया है, वो इत्र बनाने की प्रक्रिया की जो आपके विकास है, जो उसको प्रारंभ है, इसी सुभाष उद्यान से किया था। और इसी सुभाष उद्यान हम देखते हैं कि संगमरमर से निर्मित, संगमरमर के पत्थर से निर्मित हमें 5 स्तंभ युक्त मंडल नजर आते हैं, छतरियां नजर आती है 5, जिनको अपन 12 दरी बोलते हैं। और इस 12 दरी का निर्माण करने का श्रेय विद्यार्थी फिर आपके सांझ को दिया जाता है। तो ये सारी बातें भी आप इतिहास में पढ़ते हो। हालांकि इन सारी बातों का संबंध यहाँ से नहीं है, लेकिन क्योंकि वराह मंदिर से जुड़ी बातें हैं, अन्नासागर झील से जुड़ी बातें हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन बातों की थोड़ी सी चर्चा कर ली है। तो वराह मंदिर के निर्माण का श्रेय, अन्नासागर झील के निर्माण का श्रेय भी आपके अन्नाजी को दिया गया है। अन्नाजी देखिए विद्यार्थियों एक शैव शासक थे, लेकिन ये कट्टर नहीं थे, ये सहिष्णु शासक थे। उन्होंने दूसरे पंथों को भी अपने साम्राज्य, अपने क्षेत्र में आपके निवास करने की आपके इजाजत दी है। दूसरे पंथों को भी उन्होंने स्वीकार किया। जैसे खुद तो शैव हैं, लेकिन अजमेर में खरतरगज, अब खरतरगज जो आपके संप्रदाय है उसकी स्थापना करने वाला आचार्य जिन चंद्र सूरी है, ये एक जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। अर्णोराज खुद शैव है, लेकिन उन्होंने जैन पंथ से जुड़े हुए आपके समुदाय खरतरगज उसको भूमिदान दिया। तो ये बात इस ओर संकेत करती है कि एक प्रकार से सहिष्णु शासक है, इनमें कट्टरता की भावना नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने वराह मंदिर बनाया है, तो आप देखिए वराह मंदिर किस पंथ का है? आपके वैष्णव पंथ का है। तो यहां से भी पता लग रहा है कि एक प्रकार से सहिष्णु शासक रहे हैं। ये विद्वानों के आश्रयदाता भी रहे हैं। जो जैन संप्रदाय के 2 आपके, हम कह सकते हैं कि आपके जो प्रसिद्ध आपके जो साहित्यकार हैं, जैसे देवबोध और आपके धर्मघोष,
इनको भी अपने दरबार में आश्रय दिया। तो देवबोध और धर्मघोष किसके दरबारी थे? आपके अजिर आपके आनाजी के दरबारी थे। और किस पंथ से जुड़े हुए थे? आपके जैन पंथ से जुड़े हुए थे। जबकि आनाजी स्वयं किस पंथ के थे? आपके शैव पंथ के थे। तो ये सारी घटनाएं ये बताती है कि एक कट्टर प्रवर्तिक इंसान नहीं थे, ये आपके धार्मिक सहिष्णु वाले आपके व्यक्तित्व रहे थे। अब इनके अगर हम अंतिम समय की बात करेंगे तो अर्णोराज के आपके पुत्र थे जगदेव, बिशलदेव और सोमेश्वर। ये वही बिशलदेव जिन्हें हम विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इतने महान शासक की हत्या उसी के पुत्र के हाथों लिखी हुई थी। अर्णोराज्य के सबसे बड़े पुत्र जगदेव, जिन्होंने गद्दी प्राप्ति की लालसा में अपने ही आपके पिता आनाजी अर्थात अर्णोराज की हत्या करवा दी। तो एक प्रकार से जो जगदेव हैं, उनको चौहानों के इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और चूंकि चौहानों वंश के जो जितने भी आपके जो हम मान सकते हैं कि जो आपके बड़े जो सरदार हैं, जो बड़े सामंत हैं, जिनका आपके उस साम्राज्य में उस समय रुतबा था, वो ऐसे पितृहंता आपके व्यक्ति को शासक स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो लेकिन बिल्कुल कम समय के लिए 1153 से लेकर 1158 के बीच में जगदेव ने शासन किया और एक किसी आक्रमण में इनकी भी आपके बाद में हत्या कर दी गई थी, इनका भी अंत हो गया था। और इनके बाद में जो फिर अगले शासक बने, उनके दूसरे पुत्र आपके वो बिशलदेव बने हैं, जिन्होंने 1158 से लेकर आपके 1163 तक शासन किया है और जिनके बारे में हम जानकारी आपके अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।